नमस्कार दोस्तों, NS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गाजी और आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर। शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 370 एवं 35A द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार दिया गया था। किंतु अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित होने के बाद जम्मू और कश्मीर को अलग अलग विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और राष्ट्रपति के आदेश से 5 अगस्त 2019 को संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू आदेश 2009 के अधिसूचित होने के बाद अब यहाँ भी RT एक्ट 2009 के लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। दोस्तों, इस अधिनियम में 7 अध्याय, 38 धाराएं एवं 1 अनुसूची है। इस अधिनियम के 7 अध्यायों में निम्न विषयों को रखा गया है। पहले अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा के विषय, दूसरे अध्याय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य, अध्याय 4 में है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, अध्याय 5 में है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, अध्याय 6 में है बाल अधिकारों का संरक्षण, अध्याय 7 में है अन्य प्रमुख बातें। इस अधिनियम के एकमात्र अनुसूची में 7 विषयों पर चर्चा की गई है। पहला विषय है छात्र शिक्षक अनुपात, दूसरा भवन और बुनियादी संरचना, तीसरा शिक्षकों के लिए एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवस एवं शैक्षिक घंटे की न्यूनतम सीमा, चौथा विषय है शिक्षकों के लिए शैक्षिक सप्ताह में कार्य करने की न्यूनतम शैक्षिक घंटे, पांचवा विषय में शिक्षण अधिगम सामग्री, छठा विषय है पुस्तकालय, सातवां विषय है खेल सामग्री। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वर्ग 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना पड़ोसी गांव से पैदल 1 किलोमीटर की दूरी पर की जाएगी। वर्ग 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना पड़ोसी गांव से पैदल 3 किलोमीटर की दूरी पर की जाएगी। निःशुल्क का मतलब है कि बच्चे या उनके अभिभावकों से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी फी या शुल्क यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तक, मध्याह्न भोजन, परिवहन आदि के नाम पर नहीं लिया जाएगा। सरकार बच्चों को बुक और स्कूलिंग उपलब्ध कराएगी जब तक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है। अनिवार्य का मतलब बच्चा से नहीं वरन सरकार और स्थानीय निकायों एवं शिक्षा विभाग से है, जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक बच्चे के माता पिता या संरक्षक अथवा अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और नियमित स्कूल जाएं। कोई भी बच्चा वर्ग में किसी भी दिन स्कूल में आकर अपना नामांकन करा सकता है। यह नामांकन रहित बच्चों को उनके आयु के अनुसार उचित कक्षा में नामांकन का प्रावधान करता है। साथ ही 3 माह के विशेष प्रशिक्षण द्वारा उम्र सापेक्ष दक्षता प्राप्त करने का प्रावधान करता है। प्रत्येक बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक दोनों पक्षों का समावेश होगा। अशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार सरकार व स्थानीय प्राधिकार प्रत्येक अशक्त, अपंग, दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से यह अधिनियम समावेशी शिक्षा का प्रबंध करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के नामांकन के लिए किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार को निषेध घोषित किया गया है। किसी भी बच्चे को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक रूप से शिक्षक अथवा विद्यालय प्रबंधन द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी कारण से अन्य विद्यालय में प्रवेश चाहने वाले बच्चे के लिए पूर्व के विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा तुरंत टीसी
अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करनी होगी। यदि किसी कारणवश टीसी जारी करने में विलंब होता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय में किसी भी बच्चे के साथ आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बालक की आयु का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा तय किए गए किसी भी दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। किसी भी बालक को जन्म तिथि या प्रमाण पत्र न होने के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी बच्चा अंकों के आधार पर अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। 6 से 14 साल तक के किसी बच्चे को नौकरी पर नहीं रखने का प्रावधान भी इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। इस अधिनियम द्वारा एक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 200 कार्य दिवस और 800 शैक्षिक घंटे को निश्चित किया गया है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक एक शैक्षिक वर्ष में 220 कार्य दिवस और 1000 शैक्षिक घंटे को निश्चित किया गया है। ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस और 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस, 1 से 5 तक के लिए 800 शैक्षिक घंटे और 6 से 8 तक के लिए 1000 शैक्षिक घंटे। शिक्षकों को प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे शैक्षिक कार्य करना है, जिसमें वर्ग कक्ष के विनियमन के अलावा इसकी तैयारी का समय भी शामिल है। शिक्षक एनसीटी द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और योग्यताओं को पूरा करेंगे। एनसीटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, पंचायती राज संस्था, स्थानीय निकायों, विधान मंडलों, विधानसभा एवं संसदीय चुनाव से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। अर्थात यह सुनिश्चित किया गया कि शिक्षक गैर शैक्षिक कार्यों के बोझ से दबे हुए न हों। शिक्षक पाठ्यचर्या को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करेंगे तथा अपनी शिक्षण योजना तैयार करेंगे और उसके आधार पर सभी बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से करेंगे। शिक्षक माता पिता एवं अभिभावकों के साथ नियमित बैठक कर बच्चों की उपस्थिति एवं शैक्षिक स्तर के बारे में जानकारी देंगे। किसी शिक्षक को अनुशिक्षण अर्थात निजी ट्यूशन नहीं करना है। विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति SMC होगी, जिसमें स्थानीय सदस्यों का चयन चुनाव के आधार पर होगा और इस चयनित समिति में विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता पिता या अभिभावक होंगे। SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अर्थात विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के क्रियाकलापों को देखेगी। यह समिति विद्यालय की विकास योजनाएं तैयार करेगी तथा स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। यह समिति विद्यालय को प्राप्त होने वाले अनुदान राशि का सही उपयोग करवाना सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा तय किए जाने वाले अन्य कार्य करेगी। स्कूल प्रबंधन समिति में वंचित तबकों से आने वाले बच्चों के माता पिता और 50% महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रहेगा। मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालय के संचालन को यह अधिनियम निषेध करता है। ऐसे निजी स्कूल जो सरकार से सहायता लेते हैं, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में कुल बच्चे के न्यूनतम 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। निजी विद्यालय को अशक्त समूह के 25% बच्चे को निःशुल्क शिक्षा के लिए नामांकन करना है। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा यह निश्चित किया गया कि जो निजी स्कूल सरकार से सहायता नहीं लेते हैं, वह भी कक्षा 1 में कुल बच्चों की संख्या के आधार पर 25% ऐसे बच्चों को प्रवेश देंगे जो कि कमज़ोर या पिछड़े वर्ग से हैं। इसके बदले सरकार द्वारा तय की गई राशि उपलब्ध कराई जाएगी
परंतु यह राशि सरकारी स्कूल में प्रति बालक व्यय की जा रही राशि से अधिक नहीं होगी। दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के पारित होने के बाद आरटी एक्ट 2009 में कई बदलाव हुए। तो आइए देखते हैं कि ये बदलाव कैसे हुए। 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 1 मार्च 2019 से लागू हुआ। इसके अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 में नियमित वार्षिक परीक्षा होगी। यदि कोई छात्र कक्षा 5 या कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वैसे छात्रों को एक अवसर प्रदान करते हुए 2 माह के पश्चात उनकी पुनः परीक्षा ली जाएगी। यदि छात्र पुनः अनुत्तीर्ण होता है तो संबंधित केंद्र या राज्य सरकार विद्यालय को वैसे छात्रों को पिछली कक्षा में रोकने यानी डिटेन करने की अनुमति दे सकता है। इस अधिनियम द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित कई प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए दोस्तों, इस तालिका के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक स्तर, जिसे निम्न प्राथमिक स्तर या लोअर प्राइमरी लेवल अथवा प्राइमरी लेवल कहा जाता है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक होता है। छात्रों की संख्या अगर 60 तक होगी तो शिक्षकों की संख्या 2 होगी और छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा। यदि नामांकित छात्रों की संख्या 61 से 90 हो तो शिक्षकों की संख्या 3 होगी, अनुपात समान होगा। छात्रों की संख्या 91 से 120 होगी तो शिक्षकों की संख्या 4 होगी और अनुपात समान होगा। छात्रों की संख्या अगर 121 से 150 होगी तो शिक्षकों की संख्या 5 होगी और छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा। लेकिन दोस्तों, अगर नामांकित छात्रों की संख्या 151 से 200 के मध्य होगा तो 5 शिक्षक और 1 प्रधान अध्यापक होंगे और छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा। ध्यान देने की वाली बात यह है कि 30:1 ही छात्र और शिक्षक अनुपात है, इसीलिए 5 शिक्षक होंगे। लेकिन 151 से 200 के बीच छात्र होने पर 1 प्रधान अध्यापक की नियुक्ति आवश्यक है। 200 छात्रों के ऊपर नामांकन होने पर 1 प्रधान अध्यापक को छोड़कर छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं हो सकती है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक अपर प्राइमरी लेवल उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक रेशियो कैसा है। पहला पॉइंट है, कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि 1 शिक्षक विज्ञान और गणित के लिए, 1 शिक्षक सामाजिक अध्ययन के लिए, 1 शिक्षक भाषा के लिए होगा। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक 35 छात्रों के लिए 1 शिक्षक होगा, मतलब छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 होगा। तीसरा पॉइंट है, इसमें 100 से ऊपर नामांकित छात्रों के लिए 1 पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होंगे। अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कला शिक्षण के लिए, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए और कार्य शिक्षा के लिए अध्यापक होंगे। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि 100 से ऊपर नामांकित छात्रों के लिए 1 पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक अवश्य होगा और छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।